हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी दूसरी इकाई का 7th चैप्टर महिला आश्रम, जिसे लिखा है काका कालेलकर ने। ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स दूसरे वीडियो में रहेगा। ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो हमेशा से मेरी रहती है बच्चों, ये कि आप यदि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपको यूज़फुल साबित होते हैं, तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला आश्रम बाय काका कालेलकर। अब काका कालेलकर ने एक लेटर लिखा है कि उनका जो ड्रीम है एक महिला आश्रम कैसा हो, उसकी स्थापना कैसी हो, वहाँ पे लोग कैसे उनका बर्ताव हो, तो ये सब चीज़ें जो है काका कालेलकर ने एक लेटर के थ्रू अपने सिस्टर्स को लिखी है। दो सिस्टर्स है, ये उनकी रियल सिस्टर्स के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो मुंह बोली सिस्टर्स है या जिनको धर्म की सिस्टर मानते हैं, ये उनको लिख रहे हैं। तो उनमें से एक का नाम है सरोज, तो प्रिया सरोज यहाँ पे लिखा है, और दूसरी सिस्टर का नाम नीचे चैप्टर में आएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि काका कालेलकर किन्हें पत्र लिख रहे हैं, अब उनके बहनों के नाम बताइए। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो ये पहला नाम तो सरोज है, दूसरा नाम जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, तब आप ध्यान रखिएगा। तो वो बताते हैं महिला आश्रम। अब सबसे पहले तो हम ये टाइटल को समझ लेते हैं, महिला आश्रम क्या होता है। जैसे वृद्ध आश्रम होता है, वृद्ध आश्रम यहाँ पे जहाँ पर जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, ओल्ड पीपल, जिनको रहने के लिए अगर कोई सहारा नहीं होता है, या जिनको उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, या अकोमोडेशन की तकलीफ़ें होती हैं, तो उनको ऐसी जगह पर रखे जाते हैं जहाँ पर उनका केयर करने वाला हो। अगर घर में कोई केयर करने वाला नहीं है एक वृद्ध इंसान को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो अगर कोई उनका घर पे ध्यान रखने वाला नहीं है तो उनको आश्रम में रखा जाता है, जहाँ पर उनका ध्यान रखा जाता है। हालांकि पे करना पड़ता है, पेमेंट तो उसका करना पड़ता है। तो बिल्कुल वैसे ही अनाथ आश्रम होता है, जहाँ पर सारे अनाथ बच्चे होते हैं, उनको शेल्टर मिलता है। आश्रम मतलब एक शेल्टर, जहाँ पर आपको शेल्टर मिल रहा है। तो नाम से ही पता चलता है महिला आश्रम, यानी कि जहाँ पर महिलाओं को शेल्टर मिलता हो, शेल्टर मिले, उनको बल मिले, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो स्वावलंबन बने, है ना, स्वावलंबी हो। तो यहाँ पर उनकी जो आइडिया है काका कालेलकर की, बहुत ही ब्यूटीफुल ये आइडिया है महिला आश्रम के ऊपर। तो वो अपना लेटर लिख रहे हैं, प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। अब वो चाहते हैं महिला आश्रम कैसा हो, जो बहनें इस महिला आश्रम को बनाना चाहती है उनको वो हेल्प कर रहे हैं एक आइडिया देने में कि महिला आश्रम उनको कैसा होना चाहिए। तो हो सकता है जब उनको पूरी आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से होना चाहिए, तो उनकी बहनों को आसानी हो जाए एक महिला आश्रम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो जिस आश्रम की कल्पना की है, कल्पना यानी इमेजिनेशन की कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। अगर आश्रम के बारे में ज़्यादा लिखेंगे तो बहन को सोचने में मदद होगी, यानी महिला आश्रम के बारे में कि कैसे होना चाहिए उसके बारे में सोचने में मदद मिलेगी। अब आश्रम क्या है? आश्रम यानी होम, होम यानी घर, घर छत, शेल्टर। उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उसकी व्यवस्था में, मैनेजमेंट में, संचालन में, मतलब उसका एग्जीक्यूशन में, उसका देख रेख में, रोज के काम में किसी भी पुरुष का संबंध ना हो। तो काका कालेलकर चाहते हैं कि ये महिला आश्रम महिलाओं द्वारा ही चलाया जाए, उसमें कोई भी पुरुष कहीं पर भी सम्मिलित ना हो, उसका पुरुष का कोई हाथ ही ना हो इस महिला आश्रम में। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। तो ये आश्रम का विज्ञापन बिल्कुल भी अखबार में नहीं दिया जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है कि ये महिला आश्रम है, ये महिलाओं को सशक्त बलवान बनाने के लिए है। हम उसको एडवर्टाइजमेंट के द्वारा नहीं ग्रो करना चाहते हैं। जो एक्चुअल में वाकई में जेन्युइन महिलाएं हैं, जिनको ज़रूरत है इस आश्रम की अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, उनके लिए। तो यहाँ पे कोई अखबार में विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। तो
महिला आश्रम का विज्ञापन कहाँ नहीं दिया जाएगा? अखबार में नहीं दिया जाएगा। या अखबार में क्या नहीं किया जाएगा? अखबार में विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। तो मतलब महिला आश्रम जब हम बनाए तो पैसे सहज आए, मतलब अपने आप आए, हमें कहीं पर किसी से मांगने ना जाना पड़े। कई बार ऐसा होता है ना कि जो संस्थाएं होती हैं, आश्रम होते हैं, जो हेल्प करते हैं, एनजीओज वगैरह, वो डोनेशंस मांगने जाते हैं लोगों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से वगैरह वगैरह, बड़े बड़े अमीर लोगों से डोनेशंस मांगते हैं कि आप डोनेट कीजिए हमको। तो ऐसा हमें महिला आश्रम के लिए बिल्कुल नहीं करना होगा। हमारे पास पैसे सहज आएंगे, यानी अपने आप आएंगे, लोग अपने आप देंगे। या हो सकता है जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। दूसरी बात की जो भी महिलाएं यहाँ पे आएगी वो अपना खाने पीने का तथा कपड़े लत्ते का, सिर्फ रहने के लिए यहाँ पर मिलेगी जगह, लेकिन उनका खाने पीने का खर्चा और उनके कपड़े लत्तों का खर्चा वो खुद ही देखेंगी महिलाएं। तो जो भी महिला वहां आएगी वो क्या करेगी? खुद की व्यवस्था कैसे देखेगी? वो अपने खुद के खाने पीने की तथा अपने कपड़े लत्ते की व्यवस्था देखेगी। ठीक है। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी होगी। अब ऐसा हो सकता है ना कि कोई महिला जो आश्रम में आए वो गरीब हो, वो अपने खाने पीने का और कपड़े लत्तों का इंतजाम नहीं कर सकती हो खुद। तो ऐसी महिलाओं की जिन्होंने सिफारिश की है कि जो लोग कहते हैं कि ये बेचारी गरीब है, इसको यहाँ पर आप आश्रय दीजिए, तो जो सिफारिश कर रहा है वो खुद उनके खर्चे का सारा इंतजाम करेगा, पक्की व्यवस्था करेगा, यानी इंतजाम करेगा, वो ही खर्चा करेगा। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। और कोई जो भी महिला आए आश्रम में, उनका पूरा पहचान लिया जाए, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी उन्हें महिला आश्रम में एंट्री मिलेगी, वरना उनको दाखिला नहीं मिलेगा, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो महिला आश्रम को किस बलबूते पर दाखिला मिलेगा? जब तक उनकी पूरी पहचान और परिचय ना हो जाए तब तक उन्हें दाखिला नहीं मिलेगा। तो किस आश्रय पर मिलेगा उनको दाखिला? जब वो पूरी पहचान देगी और अपना परिचय देगी, तब उन्हें दाखिला मिलेगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी है कि अगर आप दाखिल हुए, यहाँ पे एंट्री हुए हैं महिला आश्रम में, तो आप जब चाहे तब वापस जा भी सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं होगी। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। लेकिन क्या होता है, अगर वो महिला अपने आप ना जाए, लेकिन आश्रम को लगे कि ये महिला का आचरण सही नहीं है, यानी बिहेवियर सही नहीं है, तो वो उन्हें हटा भी सकता है। लेकिन उसके लिए आश्रम को उस महिला को जाने के लिए 1 महीने का या 3 महीने का नोटिस देना होगा कि भाई हमें आपका यहाँ पे रहना सही नहीं लग रहा है, इसलिए आप ये आश्रम छोड़ के चले जाएं, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। तो 1 महीने का हम आपको समय देते हैं, आप अपना व्यवस्था कर ले, या 3 महीने का समय, नोटिस पीरियड बोलते हैं। यूजुअली जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए अगर जॉब छोड़ना होता है तो नोटिस पीरियड देना पड़ता है पहले, या कोई जॉब से निकालता है तो भी नोटिस पीरियड देना पड़ता है। ठीक है। तो जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक ना लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस, तो कितने महीने का नोटिस? 1 या 3, 1 महीने का नोटिस भी दे सकते हैं, 3 महीने का नोटिस भी दे सकते हैं। किसी भी महिला को आश्रम से हटा सकते हैं, यानी उन्हें निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। लेकिन हटाना किसी को, ये कदम अगर उठाना है आश्रम को, तो बहुत सोच कर लेना होगा कि किस बेसिस पर हम हटा रहे हैं, हाँ, किस तत्वों पर हम उस महिला को वहां से आश्रम से हटा रहे हैं या जाने को कह रहे हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। अब आश्रम किस धर्म को फॉलो करेगा? कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। जैसे कई सारे आश्रम होते हैं ना, तो वो अपना जिन्होंने वो आश्रम चला रखा है वो अपना रिलीजन वहां पर फॉलो करते हैं। कई बार ऐसे आश्रम भी होते हैं जहां पर हर तरह का रिलीजन फॉलो किया जाता है। एक मंदिर होता है जहां पे हर तरह के भगवान, मतलब हर रिलीजन के गॉड को वहां पर रखे जाते हैं। तो ये जो आश्रम होगा वो किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, यानी यहाँ पर सर्वधर्म समभाव है, यानी कि सर्वधर्म, सभी धर्म के लोग एक समान यहाँ पे वेलकम है। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, मतलब किसी भी धर्म की, किसी भी जात की अगर कोई महिला आती है आश्रम में आश्रय लेने के लिए, तो वो उसे दाखिला मिलेगा। धर्म के आधार पर कोई उसे दाखिला ना दे, ऐसा नहीं होगा। अतः सामान्य सदाचार यानी कॉमन बिहेवियर, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। और यहाँ पे भक्ति तथा सेवा, भक्ति यानी भगवान में लीन होना, मग्न होना, और सेवा अर्थात लोगों की सेवा करना,
जो दीन दुखी है, गरीब है, उनकी सेवा करना, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना। तो यही सब हमारे महिला आश्रम में होगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, और आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, अर्थात जब तक आप खुद पर निर्भर हो, आपको दूसरे की जरूरत नहीं है, उतना ही आप अपनी डिमांड्स रखो, है ना। आपको किसी अपने डिमांड्स इतनी मत बढ़ाओ कि आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े, मांगना पड़े कि हमें इस चीज की जरूरत है, आप हमारी मदद कीजिए। नहीं, तो यहाँ पे काका कालेलकर कहते हैं कि आश्रम में स्वावलंबन हो सके, मतलब आप स्वावलंबी हो सको, आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, उतना ही रखना चाहिए। आश्रम उतना ही बढ़ाओ जितना कि तुम उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है। सादगी का आग्रह होना चाहिए, आश्रम सादगी से भरपूर होना चाहिए। चारों तरफ जहां भी आप देखो वहां सादगी दिखनी चाहिए, कोई हाई फैशन वाली चीजें नहीं। घर बड़े चाहिए या आश्रम में तोरण चाहिए, पंखे डिजाइनर वाले चाहिए, सोफा बेड चाहिए, फ्रिज चाहिए, वैसा कुछ नहीं। बेसिक जरूरत, मिनिमम जरूरत अगर आपकी पूरी हो रही है तो बस हो गया। ठीक है। लग्जरियस कुछ नहीं होना चाहिए। तो सादगी का आग्रह होना चाहिए। आश्रम में जगह जगह पर सादगी झलक कर दिखनी चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। जब महिला आश्रम की शुरुआत होगी तो शुरू में शायद ही यहाँ पर पढ़ाई लिखाई ना हो या कोई कला ना सिखाई जाए, उद्योग यानी कि कोई बिजनेस ना कराया जाए महिलाओं से, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे भी नहीं होगा। आगे हो सकता है ना, आगे चलकर महिलाएं यहाँ पर पढ़ेंगी भी, हो सकता है यहाँ पे अपना उद्योग सीखेगी भी और सिखाएंगी भी, बिजनेस करना सीखेंगी भी और बिजनेस सिखाएंगी भी, और बिजनेस भी करेंगे। यानी कि जैसे अभी ये बहुत सारे महिलाएं हैं जो घर बैठे बैठे या किसी एक छोटा सा एक इंडस्ट्री जैसा बना लेते हैं, जैसे ये खाकरा पापड़ बनाना है, या फिर अचार बनाने होते हैं, या फिर अपने अगरबत्तियाँ बनानी होती है। तो ये सारी चीज़ें, या रबर वगैरह बनाते हैं ना, बालों में लगाने वाले पिन्स, क्लिप्स, बिंदी वगैरह, तो ये सब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो घरों में चल सकती है, या इनसे इनकम भी हो जाती है बैठे बैठे दिन भर। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पे वो काका कालेलकर कह रहे हैं कि आरंभ में भले ही पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। यहाँ पर उपयोगी उद्योग यानी कि महिलाएं खुद अपने बल पर खड़ी हो सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कमा सके, तो ऐसे उद्योग यहाँ पे सिखाए जाएं। पढ़ाई भी आसान हो, पढ़ाई भी यहाँ पे आसानी से हो जाए। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कहा है कि आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, यानी कोई स्कूल नहीं होगी जहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। आश्रम तो आश्रम है, घर समान है, शिक्षा संस्था नहीं है, एजुकेशन की पैसा लेकर हम एजुकेशन दे, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुर्व्यवहार, कोई किसी से जलन वगैरह कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त, ये सब चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं आपको कलह बताती हूँ। कलह यानी लड़ाई झगड़े होते हैं, और कुढ़न यानी खींच, किसी से आप खींच जाते हो ना, गुस्सा हो जाते हो, वैसी कोई चीजें यहाँ पे नहीं होगी। इन सब चीजों से मुक्त स्वतंत्र वातावरण यहाँ पे होगा, और यहाँ मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, मानवतापूर्ण, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पे इंसानियत होगी, इंसानियत, एक दूसरे के दर्द में जो काम आए, एक दूसरे के दुख में जो काम आए, वो इंसानियत यहाँ पे होगी। ये उसका स्थान होगा महिला आश्रम। यहाँ पर परेशान महिलाएं जो भी है वो बेखटके अपने खर्च से रह सकें, मतलब जो भी परेशान महिलाएं हैं वो यहाँ आए और अपने खर्च पे वो रह सके। मतलब आश्रम उनके लिए खर्च नहीं करेगा उनके रहने खाने पीने का, वो अपना खर्चा खुद करे। अगर जो भी परेशान महिलाएं हैं बाहर, अगर उनको किसी के साथ नहीं रहना है, यहाँ आके रहे, अपना खर्च खुद करे और बेखटक यहाँ पे रहे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वरीज के, अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। और जो भी उनका जीवन है उसका सदुपयोग, सदुपयोग यानी कि अच्छा उपयोग पवित्र सेवा में कर सके। पवित्र सेवा यानी लोगों की सेवा, निश्चल सेवा, जिसमें कोई भी स्वार्थ ना छिपा हो, ऐसी सेवा, पवित्र सेवा। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके,
ऐसा एक बड़ा काम होगा ना। आसान आदर्श मतलब क्या, यानी सिंपल रूल्स टू फॉलो, कोई भी झंझट नहीं किसी भी तरीके का, कोई कॉम्प्लेक्स थिंग्स नहीं है करने के लिए। तो एक ऐसा आसान आदर्श रखा हो, मतलब एक बहुत इजी तरीका हो मेंटेन करने का या वहां पे रहने का, व्यवस्था करने का। और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो, जो मैनेजमेंट है वहां पर कोई समिति ना बनाई गई हो, ये कमिटी वो कमिटी वो कमिटी, तो कोई झंझट नहीं हो, एकदम सुंदर तरीके से सीधे तरीके से सारे काम आसानी से चले, है ना। तो बहन कितने सुंदर तरीके से चला सके, मतलब जब कोई झंझट ही नहीं होगा तो एकदम सुंदर तरीके से ये आश्रम चलेगा। ऐसा एक बड़ा काम होगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा काम होगा, सुंदर तरीके से, आसानी से, सिंपल से आदर्शों पर चलने वाले, सिंपल से प्रिंसिपल्स पर चलने वाले। तो बहुत ही आसान काम ये होगा, एक बहुत ही बड़ा काम ये होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। और अगर सिंपल तरीके से सारा काम हो रहा है, आसानी से सारा काम हो रहा है, तो बहन के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं आएगा। मतलब ऐसा काम करो जिसमें आप अपने सर पर बोझ लिए बिना लोगों की सेवा करो और लोगों की मदद करो। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे काका कालेलकर जी ने बताया है महिला आश्रम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। अब संस्था चलाने का भार यानी महिला आश्रम को चलाने का भार, चलाना इन द सेंस वहां के जो खर्चे हैं, महिला आश्रम की देख रेख करने के जो खर्चे हैं, वो कौन कर पाएंगे? वो तो खुद जो महिलाएं वहां रहती है वो ही कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सशक्त होंगी, यानी कि वो इतने केपेबल होंगे कि वो कमा सके और अपने खुद के घर का यानी कि महिला आश्रम का खर्च उठा सके। तो उनमें से कई महिलाएं कुशल होंगी यानी केपेबल होंगी, स्किल्ड होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। अब खुराक यानी क्या होता है? खुराक यानी हम डोज कहते हैं ना, किसी चीज का डोज मिल जाता है। जैसे छोटा बच्चा मस्ती करता है तो उसको एक डांट की खुराक मिल गई है, डांट का डोज मिल गया है, तो वो चुप हो जाएगा, मस्ती नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो कालेलकर जी कह रहे हैं कि जो भी महिला आश्रम में आती हैं बहनें, जो भी महिलाएं आती है, बहन से कह रहे हैं कि वो उनको संगीत की, मतलब ऐसी संगीत सिखाई जाए, उन्हें भक्ति की, उन्हें भक्ति सिखाई जाए तथा प्रेम युक्त सलाह की, और प्रेम से भरी हुई सलाह, एडवाइस, वो उन्हें दे, उसकी खुराक दे। उसकी खुराक दे यानी कि डेली अगर उनको ये चीजें मिलती रहे तो वो पूरी तरीके से उन्हीं चीजों में हो जाएंगे, यानी कि मग्न हो जाएंगे, चाहे संगीत हो, भक्ति हो या प्रेम युक्त सलाह हो। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। अब आगे चलकर, अभी तो महिला आश्रम की शुरुआत है, वो कैसी होनी चाहिए, लेकिन आगे चलकर ये महिला आश्रम बढ़ेगा ना। तो जब महिला आश्रम बढ़ेगा आगे चलकर, तो जमीन पर, महिला आश्रम का जो जमीन है वहां पर, मतलब आगे चलकर संस्था की जमीन पर महिला आश्रम का जो जमीन होगी उस पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उनमें संस्था के नियम के अधीन रहकर, संस्था के नियम के अधीन रहकर विद इन द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी रूल तोड़ना नहीं है, लॉज तोड़ना नहीं है, रूल को फॉलो करते हुए, संस्था के नियम के अधीन रहकर, रूल्स को फॉलो करते हुए आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। तो जो भी आने वाली महिलाएं हैं यहाँ पे, वो अपने 2-2 या 2 का परिवार या 4 का परिवार, मतलब छोटे छोटे परिवार, फैमिलीज चलाएंगी। वो महिलाएं अपनी फैमिलीज चलाएंगी, चाहे 2 परिवार की फैमिली हो या 4 परिवार की फैमिली हो, मतलब मेंबर्स, 2 या 4 मेंबर्स बात कर रही हूँ। एक फैमिली में 2 मेंबर है, एक फैमिली में 4 मेंबर है, वैसे वो अपने परिवार भी चलाएंगे। मतलब पहले तो स्वयं अपने आप को चलाएंगे शुरुआत में, फिर बाद में आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि वो इतनी सशक्त हो जाए, इतने बलवान हो जाए, इतनी केपेबल हो जाए कि वो महिला आश्रम के जमीन पर, संस्था के जमीन पर घर बनाए और या 2 इंसानों का या 4 इंसानों का एक परिवार वे चलाएं। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। तो काका कालेलकर जी कहते हैं कि ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, मतलब उन्होंने देखा है ऐसा होते हुए। इसलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये चीज बिल्कुल संभव है, हो सकती है ऐसे, और ये उपयोगी भी है। कहाँ आप एक महिला को आश्रय दे रहे हैं और कहाँ अब आप उसके परिवार को आश्रय दे रहे हैं, तो बहुत ही उपयोगी है ये। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। तो इसलिए वो काका कालेलकर जी कहते हैं कि ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है।
सूचित किया है कि यानी मैंने आपको बताया है कि जैसा मैंने ये कल्पना की है ऊपर महिला आश्रम की, बिल्कुल वैसी ही महिला आश्रम आप उसकी स्थापना कर सकते हो। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद, मतलब इतना जो वर्ष हुआ है, काका कालेलकर जी कहते हैं कि पहचान जो है अपने बहनों से उनकी कई वर्षों से है, सरोज जो यहाँ पे ऊपर नाम है। तो इतने वर्षों के बहन के परिचय के बाद मुझे पता है, मैंने आपको जाना है, उनकी शक्ति, मतलब बहन की शक्ति की कितनी शक्ति है उनमें, वो क्या कर सकते हैं, किस काबिल है और कितने कुशल है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। और मर्यादा का ख्याल मतलब उनके लिमिटेशंस भी कुछ होंगे, इन सभी चीज़ों का मुझे ख्याल है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कल्पना पल्लव किया है, मैंने ये इमेजिनेशन किया है, ये मेरी सोच के हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ। अपने बहन को कह रहे हैं कि तुम ये सब बिल्कुल कर सकती हो। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। अब काका कालेलकर जी कह रहे हैं कि मैं प्रत्यक्ष वहां पर नहीं होऊंगा तुम्हारे साथ महिला आश्रम को, इस संस्थान को संभालने के लिए, लेकिन मेरी सलाह हमेशा तुम्हारे साथ होगी, मेरा सहारा हमेशा तुम्हारे साथ होगा। तो काका कालेलकर जी किस प्रकार से इस काम में जुड़े रहेंगे? प्रत्यक्ष नहीं जुड़े रहेंगे, वे अपनी सलाह और सहारा देते रहेंगे। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। आगे जाकर हो सकता है बहन को ऐसा भी विचार आए कि उनको तो सिर्फ निमित्त मात्र होना था। निमित्त मतलब जरिया, कोई चीज करने का जरिया होता है ना। हमें कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज चाहिए रहती है लेकिन हमें नहीं मिलती है, फिर फाइनली कोई आता है जो हमें हेल्प करता है और हम उस चीज को पा लेते हैं। तो वो जो हमें हेल्प कर रहा है वो हमारा जरिया बन रहा है और उस जरिए के थ्रू हम कहीं पर कोई चीज, अपनी जो मनपसंद चीज है वो पा लेते हैं। तो आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। तो आगे जाकर आपको ऐसा लगे, इसलिए पहले ही मैं कह देता हूं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी सलाह और मेरा सहारा हमेशा आपके साथ होगा। संस्था अपने आप चलेगी, संस्था को कोई नहीं चलाएगा, अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है और आज हमारे समाज में ऐसी संस्थाओं का बहुत ज़्यादा, ऐसी संस्थाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा और इस आवश्यकता से ही इस संस्था का जन्म होगा, क्योंकि आवश्यकता है हमेशा। कभी भी जब कोई आवश्यकता आती है तभी कोई नई चीज़ का जन्म होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी आवश्यकता के हिसाब से आई है, ये मशीन्स वगैरह भी आवश्यकता के हिसाब से इवॉल्व हुए हैं। तो आवश्यकता अनुसार, जैसे अभी कोरोना काल आया था तो ऑफलाइन से सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन बढ़ गया सब कुछ। तो आवश्यकता के अनुसार हमने अपने आप को चेंज किया। तो आवश्यकता है, इसीलिए ये संस्थाएं आएंगी, मुझे पता है। वो कह रहे हैं उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न हो तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही न करता। अगर मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता कि ये इस चीज की आवश्यकता नहीं है, इसे करने की क्या जरूरत है, तो बहन को मैं इस बात के लिए कभी सूचित ही नहीं करता या कभी उनको कहता ही नहीं कि आप ऐसा कुछ करो। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। अब काका कालेलकर जी कहते हैं कि तुम दोनों, यानी कि दोनों बहनों से, एक तो ऊपर सरोज हमने देखा ही है, दूसरी अभी आएगी, बहन का नाम याद रखना। तो वो कह रहे हैं कि तुम दोनों, मैं जो सुझाव तुम्हें दे रहा हूं, मेरी प्रार्थना है कि तुम दोनों इस पर विचार करना, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना। जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा समय लो और फिर मुझे यथा समय, मतलब अपना समय लेकर जब भी तुम्हारी इच्छा हो तब मुझे उसका जवाब देना कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो दोनों भी। बहन यदि हाँ हो तो हाँ, यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा, और यदि आप तैयार हो इस महिला आश्रम की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए, अगर हाँ कहो तो मैं अभी से आगे के बारे में विचार करने लगूंगा, यानी कि प्लानिंग करने लगूंगा कि कैसे करना है कोई काम। ठीक है। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथेमम फूल बाहर में है। अब वो कह रहे हैं यहाँ सर्दी अच्छी है, मतलब अब तो उन्होंने सारा जो मेन मुद्दा था लेटर महिला आश्रम के बारे में लिख दिया कि वो कैसा होना चाहिए। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं जहाँ वो है। ये गांधीवादी है, काका कालेलकर जी गांधीवादी हैं और वो यूजुअली तो आश्रम में ही रहते हैं गांधी जी के साथ में। तो वो कहते हैं यहाँ सर्दी अच्छी है,
यानी कि जहाँ वो है वहाँ सर्दी अच्छी है, ठंड अच्छी पड़ रही है। फूलों में, अब फूलों के नाम बता रहे हैं। फूलों में गुलदाउदी, क्रिसेंथेमम फूल बाहर में है। ये दो फूल हैं, फूलों के नाम है गुलदाउदी और क्रिसेंथेमम। ये दोनों बाहर में है, यानी कि इनके काफी फूल लगे हुए हैं झाड़ों पर, पौधों पर। उनकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। अब वो इन दोनों की फूल बाहर में है, अभी तो वो बाहर में है, लेकिन मतलब बहुत सारी कलियां आई हुई है। तो वो कहते हैं कि कई कई दिनों तक इनकी कलियां तो खुलती ही नहीं है, कई कई महीनों तक इनकी कलियां तो खुलती ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे मानो इन कलियों ने बंद है, ये कलियां बंद है और इन बंद कलियों ने अपने अंदर काफी रहस्य, बड़े बड़े रहस्य छुपा रखे हैं और वो अपने होठों को उन्होंने सीकर रखा है कलियों के माध्यम से। वो अपने रहस्य को बाहर नहीं आने देना चाह रही है। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, और जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। मतलब एक, पहले एक पंखुड़ी बाहर आई, फिर दूसरी पंखुड़ी बाहर आई, ऐसे। वे टिकते हैं बहुत, और वे टिकते भी बहुत हैं वो फूल जब खिल जाए तो। गुलाब भी खिलने लगे हैं, गुलाब के फूल भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए, कॉस्मोस एक टाइप का फूल है, वो भी उसके दिन गए, लेकिन अब उसमें बाहर नहीं है, कॉस्मोस अभी नहीं आते हैं फूल। उन्होंने बहुत आनंद दिया, लेकिन जब आए थे तब उन फूलों को देखकर, कॉस्मोस फूलों को देखकर बहुत अच्छा लगा था। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था। जीनिया भी एक प्रकार का फूल है, पौधा है जिसमें अच्छे फूल लगते हैं। तो वो जो पौधा है रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। तो मतलब जिस तरीके से वो रास्ते के किनारे पर रखा हुआ था जीनिया का पौधा, जो भी आता जाता हर कोई वहां से उसकी कली तोड़ लेता था। तो फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा लिया। अब जीनिया का पौधा बड़ा था, तो इस बड़े पौधे को उन्होंने रास्ते के किनारे से निकाल कर उन्होंने कहाँ रख दिया, अपने सिरहाने रख दिया। सिरहाने यानी जहां पर सोते हैं, पलंग के जिस साइड में सर रखा जाता है, अपना सिर रखा जाता है, उसे सिरहाने कहते हैं। तो पलंग के उस साइड में रख दिया जहां पर सिर रहता है। फिर इसने सुंदर सुंदर फूल दिए। तो जीनिया ने फिर बाद में, जब, क्योंकि पहले तो कैसे है कि कलियां ही तोड़ लेते थे लोग, तो फूल ही नहीं आते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने कमरे में रख दिया सिरहाने के पास में, तो वहां पर अच्छे अच्छे फूल आने लग गए जीनिया के, बहुत ही सुंदर फूल आए उसके। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो। तो फूलों की आंखें जैसे मानो बहुत ही उत्कटता से बोलती हो। उत्कटता यानी कि उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, ऐसी लगती थी इसकी आंखें। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। और ये जो है 2-1 महीने फूल दिया इस जीनिया के पौधे ने, फिर बाद में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी, परसों ही मैंने इस पौधे को विदा दी। तो कौन से पौधे को विदा दी? जीनिया के पौधे को विदा दी। ठीक है, जीनिया का पौधा कहाँ रखा हुआ था? सड़क के किनारे रखा हुआ था, रास्ते के किनारे पर था। तो रास्ते के किनारे पर होने की वजह से क्या कर रहे थे लोग? वहां से आते जाते लोग कलियां उसकी तोड़ रहे थे। तो फिर लेखक ने क्या किया, कालेलकर जी ने कहाँ रखा उस पौधे को? अपने सिरहाने के पास रखा। सिरहाने के पास रखने के बाद क्या हुआ, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल आने लगे। और इसकी आंखें कैसी लगती हैं? जैसे मानो उत्कटता से बोलती हो, ऐसी लगती है, जैसे बहुत क्यूरियोसिटी से बोलना चाहती हो, ऐसी लगती है। और जीनिया के पौधे ने कितने महीने फूल दिए? 1-2 महीने फूल दिए। और अंत में जब वो मुरझा गया पौधा, तब लेखक ने क्या किया? तब लेखक ने उसे विदा दी। लेखक ने किस पौधे को विदा दी? जीनिया के पौधे को विदा दी। तो बहुत सारे इतने से पार्ट में आपको मैंने क्वेश्चंस बना दिया है। ठीक है, काका को दोनों का सप्रेम शुभाशीष। तो काका जो है दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है गुरुवार 21, 12 और 44, यानी कि ये 21 दिसंबर 1944 का ये लेटर है। अब प्रिय सरोज, वापस से ये सरोज को लेटर लिख रहे हैं। तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। 16 से 18 तक का, तो 16 से 18 तक का जो पत्र मिला, उन्होंने लिखा था सरोज ने, वो उनको आज मिला है, अभी मिला है। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, 1, 9 और 15। काका ने कौन सी तारीखों को पत्र लिखे हैं? 1, 9 और 15। ठीक है, सरोज ने कौन सी तारीखों को पत्र लिखे हैं? 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र। ठीक है, और चौथा आज लिख रहा हूं, मतलब 1, 9, 21, 15 को तो लिखा ही, और चौथा आज यानी 21 तारीख को आज लिख रहा हूं। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही, अब तुमको मैं हर सप्ताह पत्र लिखूंगा। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। देखो यहाँ पे दूसरी बहन का नाम आ गया, रेहाना। ठीक है,
तो यहाँ पे काका कालिलकर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत, किसकी तबीयत कमजोर है? सरोज की तबीयत कमजोर है। तो जब तक सरोज की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक चिरंजीव रेहाना यानी कि छोटी बहन जो है वो मुझे पत्र लिखेगी तो भी चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। यानी काका कह रहे हैं अपने दोनों बहनों से कि हर सप्ताह मुझे एक पत्र तो मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। मतलब पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, क्योंकि 1944 की बात है, यानी कि अभी भी चल रहा है ना फ्रीडम स्ट्रगल, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनको अपनी सारी शक्ति, काका को अपनी सारी शक्ति किस में लगानी होगी? उर्दू सीखने के पीछे लगानी होगी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं इस पार्ट से। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। सरोज से कहा है काका ने कि एक संदेश, पहले मैसेज मैंने भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। पहले मैंने तुम्हें संदेश भेजा था उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है तुमको, वो कि वो तुम पूरा आराम करना सीख लो, पूरी तरीके से आराम करो, ठीक है। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। तारों के नक्शे बनाने के लिए, मे बी ड्राइंग करने के लिए, तो काका कहते हैं कि वो नक्शे बनाने के लिए तो मैंने कंपास बॉक्स भी लाके रखा है, लेकिन हाल फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। मतलब ऊपर जितने भी फूल के गमले थे वो कह रहे हैं कि मैंने अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रॉटन को ही रहने दिया है। सिर्फ एक ही फूल के गमले को रहने दिया है, वो कौन से? सादे क्रॉटन को। तो एक क्रॉटन का गमला उन्होंने अपने पास रखा है, बाकी सब उन्होंने दे दिया, निकाल दिया। सबको काका का सब प्रेम शुभाशीष। तो सबको यानी कि दोनों बहनों को, सरोज को और रेहाना को, दोनों को काका का शुभ आशीष यानी आशीर्वाद। तो इसके साथ ही मेरा ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगर हो सकता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और बाकी वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।